रिद्धिमा और सरिता नाम की दो बहुत अच्छी सहेलियां एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उनके आपस में बहुत ज्यादा बनती थी, इसलिए वो दोनों हमेशा साथ में ही रहती थी। रिद्धिमा और सरिता एक ही उम्र की थी और एक ही स्कूल में जाती थी। उन्हें हमेशा से ये लगता था कि स्कूल खत्म होने के बाद जब वो अपने अपने पसंद के कॉलेज में जाएंगी तब दोनों अलग हो जाएंगी। लेकिन स्कूल के बाद दोनों ने फिर से एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। ऐसे ही एक दिन सरिता और रिद्धिमा साथ में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी रिद्धिमा सरिता से, सरिता, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे ना? हाँ रिद्धिमा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से रिद्धिमा का सरिता को फोन आता है। हेलो रिद्धिमा, कैसी हो? दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो ना सरिता, क्या हुआ? मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और लड़का मुंबई का रहने वाला है। अरे वाह सरिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस! मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। पर रिद्धिमा, अब हम अकेले हो जाएंगे। मैं शादी के बाद मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी और तुम यहाँ अकेले। अरे तो क्या हुआ, मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी और तुम भी तो अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए यहाँ आओगी ही ना? हाँ, बिल्कुल। बस एक बात याद रखना, मुझे कभी मत भूलना। अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। थोड़े ही दिनों बाद सरिता की रोनित नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है। शादी के दिन सरिता और रिद्धिमा एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक रोते रहते हैं और फिर सरिता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मुंबई शहर चली जाती है। लेकिन मुंबई जाकर उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है। इधर रोनित का परिवार भी उसे बहुत प्यार देता है। शुरू में तो उसकी सासू माँ की उसके साथ बहुत अच्छे से बनती थी। उसकी सास सरिता को कोई काम करने का मौका ही नहीं देती थी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसकी सास का रवैया बिल्कुल ही बदलने लगा था। वो घर के सारे काम सरिता से ही करवाने लगती है, लेकिन सरिता को भी काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो चुपचाप से हंसकर सारे काम करती थी। एक दिन सरिता के हाथ से गलती से एक चाय का कप गिरकर टूट जाता है और उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही कही कि ये क्या कर दिया तूने? एक तो तेरे घर वालों ने कोई दहेज नहीं दिया, पता नहीं तुझ जैसी गंवार लड़की को मेरे बेटे ने कैसे पसंद किया। यहाँ आकर मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है तू। उसी दिन रोनित सरिता के लिए नई साड़ी लेकर आता है और रोनित सरिता से, सरिता ये लो, मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। आज तो कोई अवसर भी नहीं है, तो ये तोहफा किस बात के लिए? अरे अब मुझे अपनी पत्नी को तोहफा देने के लिए अवसर चाहिए क्या? सरिता खुश होकर वो साड़ी अपनी अलमारी में रख देती है। ये सब देखकर रोनित की माँ को बड़ी जलन होती है और वो सरिता के साथ अब दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। सरिता को वो अब 2 मिनट सांस तक नहीं लेने देती, एक के बाद एक काम ही देती जाती है और तो और उसे दोपहर का खाना भी नहीं खाने देती है। और जब रोनित घर आता है तो रोनित को झूठ मूठ की कहानी सुनाने लगती है। आज तो मेरी कमर भर आई है बेटा, दिन भर पूरा काम कर करके। सरिता अपनी सास की बात सुनकर एकदम से हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि ये सासू माँ को आखिर हो क्या गया है, वो झूठ क्यों बोल रही है। इधर रोनित भी अपनी माँ की बात सुनकर सरिता को एक जोर से थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, सरिता, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी माँ को इस उम्र में तुम काम करने लगा रही हो? क्या तुम्हारे हाथ में अभी तक मेहंदी लगी है? जी वो मैं। रोनित उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता, बस उसे डांट लगाता रहता है। अगले दिन से रोनित का स्वभाव भी उसके प्रति कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। उस रात रोनित की माँ बेटे के सामने झूठ मूठ का नाटक करती है कि बहू ने उसे धक्का दिया और इसी कारण वो गिर गई और उससे उसे बहुत चोट आई है। इस बार भी रोनित ने अपनी माँ पर ही विश्वास किया। अब ऐसा अक्सर ही होने लगा था, लेकिन सरिता ने बर्दाश्त करने की सीमा पार कर दी थी। सरिता अपनी सास को माँ का दर्जा देती थी, उनका सम्मान करती थी, इसीलिए आज तक वो चुप रही। एक दिन सरिता को रिद्धिमा का फोन आता है। वो फोन पर, सरिता मैडम, आजकल कहाँ हो तुम? मुझे भूल गई हो क्या? या फिर कोई खुशखबर तो नहीं आ रही? अरे तुम भी ना रिद्धिमा, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? तुम्हें भला कोई कैसे भूल सकता
है। हाँ हाँ हाँ, और बता कैसे चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? मत पूछो यार, अब क्या बताऊँ तुम्हें। अरे अब बताओ भी, मुझसे क्या छुपाना। सरिता रिद्धिमा को सारी बात बता देती है। मेरे पास एक प्लान है, तुम बस मैं जैसे कहूँ वैसे ही करती जाओ। देख कैसे मजा चकाती हूँ मैं इन लोगों को। नहीं नहीं रिद्धिमा, ये सब रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अब रिद्धिमा उसकी एक नहीं सुनती और सरिता को अपने घर बुला लेती है। साथ ही सरिता जैसी दिखने वाली एक हमशक्ल लड़की को उसके ससुराल में भेज देती है। वो हमशक्ल लड़की सरिता की सास से घर के सारे काम करवाती है और उसे धमकाती भी है। ए बुढ़िया, अगर तुमने अपने बेटे को कुछ बताया ना तो मैं ये जहर खा लूंगी और पुलिस स्टेशन में तुम्हारा ही नाम बताऊंगी, समझी? आज से घर के सारे काम तुम ही चुपचाप करोगी, समझी ना? उस दिन से रोनित की माँ का तो जैसे जीना ही हराम हो जाता है और वो सोच में पड़ जाती है, ये सरिता को क्या हुआ है? आज तक तो ये चुपचाप मेरी सारी बातें मान लेती थी, इसे अचानक क्या हो गया? और ये दिखने में भी थोड़ी सी अचानक से अलग अलग सी क्यों लग रही है? उस दिन सरिता की हमशक्ल सरिता की सास को और रोनित को अच्छा सबक सिखाती है। एक दिन रोनित की माँ रोनित के पास जाकर उससे, बेटे ये शायद मेरे ही बुरे कर्मों की सजा है। मैं ही बहू की झूठी कहानियाँ तुम्हें बताया करती थी, उसे बहुत सताया करती थी। जब तुम उसे डांटते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बहू इतनी बदल जाएगी। माँ, आपने ये क्या किया? तुमने तो मेरा जीवन ही नर्क बना कर रख दिया है। आपकी वजह से सरिता ये सब कर रही है, आए दिन मरने मारने की बातें करती है। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी सरिता की हमशक्ल उनके सामने आ जाती है और सरिता की सास से, अगर तुम्हें माफी मांगनी ही है तो सरिता से मांगो। और रोनित, क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि बीवी की एक बात तो सुन ले? बस माँ की ही बात सुने जा रहे थे। अगर तुमने सरिता की एक बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं आता। सरिता की बात मतलब? तुम कौन हो? तभी सरिता और रिद्धिमा घर में आ जाते हैं। सरिता और उसकी हमशक्ल को एक साथ खड़ा देखकर रोनित और उसकी माँ चौंक जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि असली बहू कौन है। तभी रोनित, सरिता मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं माँ की बातों में आ गया, मुझे माफ कर दो सरिता। बहू हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं आज से तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन तुम ही इस घर में रहो, तुम्हारी हमशक्ल नहीं चाहिए। कभी ऐसा मत करना बहू। सास की ये सारी बातें सुनकर रिद्धिमा और सरिता की हमशक्ल जोर जोर से हंसने लगती है। रोनित के चेहरे पर भी अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आती है। उस दिन के बाद जब भी सरिता थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात करती तो उसकी सास उससे पूछती, क्या तुम ही असली बहू हो? शिव नाम का एक कारपेंटर अपनी पत्नी गीता और बेटा शुभम के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पेट भरता था। शिव बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके के दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ बनाता था। सब लोगों को उसकी बनाई चीजें बहुत पसंद आती थी। शिव का बेटा भी अपने पापा की तरह कारपेंटर बनना चाहता था, लेकिन शिव उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहता था। एक दिन शुभम अपनी माँ से, माँ, कल से मैं भी काम करने अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, मुझे स्कूल में जाना पसंद नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और तुम हो जो उन्हीं की तरह बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें कुछ खाने को मिलता है। अपनी माँ की बातें सुनकर शुभम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो रोने लगता है। तभी काम खत्म कर शिव घर आता है तो शुभम को रोते देख शिव गीता से, क्या हुआ शुभम, क्यों रो रहे हो? क्या तुमने उसे कुछ कहा है? गीता शुभम की बताई सारी बातें शिव को बताती है। तब शिव शुभम से, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से तुम मेरे साथ काम पर आ जाना। अब हम पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों बाहर घूमने जाएंगे। तभी गीता खाने के लिए रोटी और चटनी लाती है। उसे देखकर शुभम गीता से, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे चटनी और रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो, भूखे पेट ही रह जाओ। घर में कोई सब्जी है ही नहीं तो मैं क्या खाना पकाऊं? तुम्हारे पापा की इतनी कमाई तो है नहीं कि हम हर रोज कुछ न कुछ अलग अलग बनाकर खाएं। शुभम अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप से खाना खा लेता है
अब शिव शुभम को साइकिल पर बिठाकर जहाँ बड़े बड़े लोगों के बंगले थे वो दिखाने के लिए लेकर जाता है। उसी वक्त उनके सामने गाड़ी आकर रुक जाती है। शिव और शुभम गाड़ी की तरफ देखते हैं। गाड़ी के अंदर से एक आदमी उतरकर शिव के पास आता है और कहता है, शिव, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, स्वप्निल। अरे पापा के ट्रांसफर की वजह से हम लोग यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, इसलिए हमारा मिलना नहीं हुआ था। हम बचपन में साथ खेलते थे, क्या तुम सब भूल गए? अरे चलो हमारे साथ घर चलो। उसी वक्त स्वप्निल का बेटा पार्थ गाड़ी से उतरकर नीचे आता है और स्वप्निल के पास आकर स्वप्निल से, डैड, ये अंकल कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। अरे बेटे, ये मेरे बचपन के दोस्त है और ये उनका बेटा है। शिव, ये मेरा बेटा है पार्थ। चलो अब मेरे साथ घर चलो। स्वप्निल, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अरे अरे बिल्कुल नहीं, यही तो रहा मेरा घर, चलो अंदर। शिव कुछ और बोल ही नहीं पाता और वो स्वप्निल के घर के अंदर चले जाते हैं। स्वप्निल का घर इतना बड़ा और सुंदर था कि वो देखकर शिव और शुभम घर को देखते ही रह जाते हैं। तभी स्वप्निल का नौकर आता है। रामू, शिव के लिए चाय और शुभम के लिए जूस लेकर आना। नौकर शिव को चाय और शुभम को जूस देकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त पार्थ स्वप्निल से, डैडी, आज पढ़ाई करवाने की बारी आपकी है। आप मुझे प्लीज ये मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए ना। स्वप्निल शिव और शुभम को लेकर पार्थ के कमरे में जाता है। पार्थ का कमरा बहुत ही बड़ा था। जितना शुभम का घर था उतना बड़ा पार्थ का कमरा था, जहाँ पर बड़े बड़े खिलौने, नई नई किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर रखे हुए थे, जो देखकर शुभम चौंक जाता है। पार्थ अपना लैपटॉप शुरू करता है। डैड, मुझे लैपटॉप पर ही मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। ठीक है बेटे, मैं तुम्हें अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। शुभम बेटा, तुम भी आओ। शुभम पार्थ के लैपटॉप को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लैपटॉप देखकर बहुत खुशी होती है। थोड़ी ही देर में शिव और शुभम अपने घर लौटने निकलते हैं। घर जाते जाते शुभम शिवा से, पापा, मुझे भी पार्थ जैसा ही लैपटॉप चाहिए। बेटे, हमारे लैपटॉप खरीदने इतनी हैसियत नहीं है। हम 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, तो मैं तुम्हें नया लैपटॉप कहाँ से ला कर दूँ? रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। शिव पास के ही दुकान में जाता है और दुकान में से पुराने, एक साइड से प्लेन वो पेपर इकट्ठा कर शुभम को ला कर देता है। ये तो पेपर है, मैं इसका क्या करूँ? बेटा, तुम इसके ऊपर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हमारे पास तो कोई लैपटॉप नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके ऊपर लिखकर पढ़ाई कर सकते हो। यही तुम्हारा लैपटॉप होगा। अपने पिताजी की बात सुनकर शुभम बहुत दुखी हो जाता है। अब वो मन में ठान लेता है और मन ही मन, अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और बड़ा आदमी बनूंगा। अब वो घर जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर शिव शुभम से, शुभम उठो, चलो, तुम आज मेरे साथ काम पर आना चाहते हो ना? चलो जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं भी स्वप्निल अंकल जैसा बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे साथ आपके सारे सपने पूरे करूंगा। उसके बाद शुभम अपनी पढ़ाई जी जान लगा कर करता है। अच्छी पढ़ाई के कारण स्कूल में शुभम को स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप मिलते ही शुभम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर आकर शिवा से, पापा देखो, मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है। अब मैं इस स्कॉलरशिप से कंप्यूटर खरीदूंगा। शुभम की मेहनत देख शिव और भी ज्यादा मेहनत करता है और उसे एक पुराना कंप्यूटर खरीद कर दिलवाता है। अब शुभम को समझ में आ चुका था कि पढ़ाई का उसके जीवन में क्या स्थान है। उसकी मन लगाकर की जाने वाली पढ़ाई देख उसके माँ पिताजी भी अब बहुत खुश है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अगर किसी बात को बच्चे को समझाना है तो मारपीट कर नहीं समझाना चाहिए, बल्कि उसे अलग अलग प्रकार से समझाना चाहिए। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।